हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको चैप्टर 1 का पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट में मेरे को बताना। और एडिशनली एक चीज़ बोल रहा हूँ, फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो। कम से कम मेरे को 2000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल दिया है बस। 2000 2500 भी कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है ना। प्लीज़ अपन चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ और बोलता हूँ। हो सकता है आपको चैप्टर 1 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। मतलब आपने एक कंसेप्ट को पकड़ के खींच दिया पूरा, डेरिवेटिव्स। बट क्या था ना यार, पूरा का पूरा सिलेबस ही उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर डेरिवेटिव आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, अभी आप थर्ड फोर्थ चैप्टर पे जब तक अपन जाएंगे आपकी हवा टाइट हो चुकी होगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा डेरिवेटिव्स का, रात को कोई नींद में से जाके अगर पूछ ले डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो यू शुड बी एबल टू टेल द पर्सन। राइट, तब तक वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगी तब तक आगे काम नहीं होगा। ठीक है, चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। आपको अभी लिखते समय, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ नोट्स। आपको किसी भी तरह के नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो चलो फटाफट शुरू कर दें, क्योंकि अभी अपन जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं नोट्स भी दे दूंगा सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में। और एमसीक्यूज भी दे दूंगा। देखो यार, डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका एक्सचेंज। सर एक्सचेंज मतलब जो आपने सुना होगा ना, एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, केएससी। ठीक है, होता है ये सब, भिलाई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सब पहले अलग अलग एक्सचेंजेस बने हुए थे। इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, राइट। होंगे पुराने लोगों से आप पूछोगे तो बताएंगे। लास्ट में सिर्फ हुआ ये कि बचे सिर्फ दो बड़े एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने वो कम्युनिकेशन का गैप हटा दिया। तो ये तो होता है एक्सचेंज। मैंने अपने जैसा लास्ट सेशन में ही मैंने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के टाइम पर आपको ये समझाया था। ओटीसी क्या होता है वो बता दो। यू वांट टू बाय सोयाबीन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आपको 6 महीने बाद 1 लाख केजी सोयाबीन की रिक्वायरमेंट है। आज से फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन का रेट 40 रुपए केजी है ना। अपने को अपना डर लग रहा है कि यार कहीं ये 40 से अगर 45 हो गया तो मेरे को तो एडिशनल 5 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। 50 हो गया तो एडिशनल 10 लाख देने पड़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं सोयाबीन के फ्यूचर प्राइस को आज ही लॉक कर देता हूं। मैंने क्या समझाया था पिछले सेशन में, फ्यूचर प्राइस को आज ही लॉक करने का मतलब ही डेरिवेटिव होता है कि आप डेरिवेटिव में एंट्री मार रहे हो। तो अपन है ना फ्यूचर प्राइस को आज ही लॉक करते हैं। तो मैं सबसे पहले एनएसी पे गया। एनएसी पे जाके मैंने पूछा, सुनो सोयाबीन मिलेगा क्या। वॉचमैन ने मेरे को एक जोर से तमाचा मारा, बोले ये स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज नहीं है, जाओ। ठीक है, यहां से मैं बीएससी गया, मैंने दरवाजा खटखटाया। वॉचमैन ने बोला अभी एनएससी से तमाचा खा के आया, यू डोंट नो दिस इज ऑल्सो एक स्टॉक एक्सचेंज। मैं कहाँ गया पता है, आई गो टू एमसीएक्स। एमसीएक्स इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, राइट, दैट इज एमसीएक्स। एमसीएक्स इज डेडिकेटेडली मेड टू ट्रेड ऑन कमोडिटीज। सर क्या हर तरह की कमोडिटी ट्रेड होती है? जो गवर्नमेंट अलाउ करता है वो कमोडिटी ट्रेड हो जाती है। जैसे अभी बीच में जीरे तक को ट्रेड कर रहे थे। जीरा जो होता है ना, क्यूमिन, क्यूमिन सीड्स, ठीक है, वो तक ट्रेड हो रहा था। फेनल सीड सॉफ्ट तक ट्रेड हो रही थी, बट उसके प्राइस मूवमेंट के कारण गवर्नमेंट ने उसको टेम्परेरी होल्ड कर दिया। तो आप एमसीएक्स पे गए, बोले यार मेरे को सोयाबीन लॉक करना है। अरे बोले आओ आओ आओ, आप ही तो हमारे कस्टमर हो। आप ऐसे गए थे कि कहीं ये भी तमाचा ना मार दे, राइट। बट दैट्स नॉट हैपेंड। उसने आपको अंदर बुलाया, बिठाया, कॉफी पिलाई। उसने बोला बोलो सेठ। तो यू टोल्ड कि सर ऐसा है कि मैं सोयाबीन का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ एंड मुझे है ना सोयाबीन की रिक्वायरमेंट है आज से 6 महीने के बाद। बट आई एम अफ्रेड कि कहीं यार सोयाबीन का रेट उस टाइम तक बढ़ नहीं जाए। मैंने बोला बिल्कुल अफ्रेड होना भी चाहिए आपको। तो वो आपको सजेशन देने लगा कि बोले आप एक काम करो, आप डेरिवेटिव खरीद लो। बोले ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरे को पता है सब डेरिवेटिव क्या होता है। मैं फ्यूचर में प्राइस लॉक करने ही आपके पास आया हूँ। उसने बोला हाँ हाँ, अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपको सब पता है, बताओ कितने केजी करना है। आपने बोला 1 लाख किलो। तो 2 मिनट के लिए चुप हो गया। उसने बोला बोले सर यहाँ पर है ना स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। आप 1 लाख केजी का प्राइस लॉक नहीं कर सकते। तो बोले मैं कितने केजी का प्राइस लॉक कर सकता हूँ? तो बोले या तो आप 70 केजी लॉक कर सकते हो या फिर आप 140 केजी लॉक कर सकते हो। आपको 70 70 के 70 70,000 केजीज के लॉट में ही
शेयर प्राइस को लॉक करना पड़ेगा, आपकी सोयाबीन के प्राइस को लॉक करना पड़ेगा। अब आप समझना यहां पर एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या होती है अपने साथ। आप सोयाबीन के व्यापारी हो, आपको पता है कि आपको 1 लाख केजी की रिक्वायरमेंट है, ना आपको 70,000 चाहिए, समझ रहे हो, ना आपको 1 लाख 40 तो कतई नहीं चाहिए। अगर आप एक्सचेंज में ये सौदा करते हो प्राइस लॉक करने का, तो आप पार्शियल हेजिंग कर पाओगे, आप पार्शियल क्वांटिटी का प्राइस ही लॉक कर पाओगे, आप सिर्फ 70,000 क्वांटिटी लॉक कर पाओगे। तो आपको बोला नहीं यार, अगर देखो आपसे मैं 70,000 लेके गया, 70,000 केजी का प्राइस अगर मैं आपसे लॉक करवा के गया तो पापा मारेंगे, और 1,40,000 का लॉक करा के गया तो भी पापा मारेंगे। तो बोले फिर करना क्या है? तो बोले अच्छा आप रुको, मैं पापा से पूछ के आता हूँ। आप पापा के पास गए, आपने पापा को बोला कि पापा MCX गया था, वहां पर है ना 70,000 केजी के लॉट्स में ट्रेडिंग होती है सोयाबीन की, मिनिमम 70,000 केजी का एक्सपोजर लिया जा सकता है। तो यहाँ तो 70 लेता है, 140 लेता, मैंने दोनों से ही मना कर दिया। पापा ने शाबाशी दी, बोले शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, तू अगली बार से एक्सचेंज मत जाया कर। पापा ने क्या करा, फोन उठाया, यहां से ध्यान से समझना, पापा ने क्या करा, फोन उठाया और एक अंकल को फोन लगाया जो सोयाबीन की मंडी में बैठते हैं। बोले यार 1 लाख किलो सोयाबीन चाहिए, समझ रहे हो, 6 महीने के बाद, आज 40 रुपए का रेट है, 45 में लॉक करोगे क्या? पापा ने ये पूछा। अंकल ने पूछा डिलीवरी कब चाहिए? तो पापा ने बोला कि डिलीवरी 6 महीने के बाद चाहिए। तो बोले 45 रुपए में लॉक करूंगा, ध्यान रखना आज MRP 40 रुपीज है। ध्यान से समझना आप क्या हुआ है, आप नहीं तो गोल हो जाओगे पूरी तरीके से। पापा ने बोला डन, सामने वाले ने बोला डन। क्या यहां पर एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश हो गया है क्या दोनों के बीच में? पापा अंकल से आज से 6 महीने के बाद 1 लाख केजी सोयाबीन 45 रुपीज में लेंगे, डन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, समझना, कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये एक्सचेंज पे तो हुआ नहीं है, ये एक काउंटर है, जैसा ये काउंटर है, काउंटर के उस तरफ अंकल बैठे हुए, इस तरफ पापा बैठे हुए, और दोनों ने मिलकर ये ट्रांजैक्शन कराए। दिस इज अ ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो समझने वाली है, अगर आप अपनी बनिया बुद्धि लगाओगे, बनिया बुद्धि मतलब ये कोई कास्टिज्म रिमार्क नहीं है, दिस इज अ मेटाफोरिकल चीज, ठीक है, अगर आप थोड़ा बिजनेस ब्रेन लगाओगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बॉयल अप कर जाना चाहिए कि वो अंकल रिस्क लेने को क्यों तैयार है। समझना, पापा तो बाहर हो गए, आज 40 रुपए का रेट है सोयाबीन का, 6 महीने के बाद पापा ने 45 रुपीज का रेट ब्लॉक कर दिया है सोयाबीन में। तो पापा अब टेंशन फ्री है पूरी तरीके से कि अब आराम करेंगे 6 महीने, कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने के बाद भले ही वो रेट 35 हो या 85 हो, पापा 45 रुपीज पे करेंगे अंकल को, और 1 लाख किलो मतलब 45 लाख रुपीज पे करेंगे और 1 लाख केजी सोयाबीन ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर रेट 45 से कम रहा तब तो वो अंकल का फायदा हो गया, जैसे रेट अगर 43 रहा तो अंकल ने 2 लाख रुपए बना लिए, पापा आके 45 लाख रुपीज देंगे उनको, वो बाजार जाएंगे 43 लैक्स पे खरीदेंगे, समझना, और 45 लाख में पापा को सेम माल बेच देंगे। तो जो रिस्क अंकल ने लिया है उसका रिवॉर्ड अंकल को 2 लाख रुपए तो मिल रहा है। लेकिन अगर कभी गेम उल्टा हो गया तो 6 महीने के बाद अगर रेट 55 हो गया तो अब देखना क्या हो रहा है। पापा अंकल के पास गए, बोले आज सोयाबीन का रेट क्या है? तो बोले 55 रुपए किलो। तो बोले आपको याद है 6 महीने पहले अपन ने सौदा करा था 1 लाख केजी का 45 रुपए पे? अंकल बोलेंगे हाँ याद है, जबान की कीमत है, अंकल बोलेंगे याद है, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप अंकल को 45 लाख रुपए दोगे, बोले पापा ने पहुंचाए, अंकल मार्केट जाएंगे 45 लाख रुपए लेके, खुद का 10 लाख रुपया और जेब से डालेंगे, 55 लाख रुपीज लेके अंकल विल गो टू द मार्केट, he'll buy 1 लाख केजी सोयाबीन एंड he'll deliver it to you. Now please try and understand, इस सिचुएशन में क्या अंकल को, इस सिचुएशन में क्या अंकल को एडिशनल 10 लाख रुपए का चूना लग गया क्या? रिस्क भी ले ली, चूना भी लग गया, सब काम खराब हो गया। तो अंकल क्या करते हैं पता है, मैं वापस डे 1 पे जा रहा हूं। जब पापा ने फोन लगाया अंकल को, तो अंकल का एक हाथ तो फोन पे था और दूसरा हाथ खाली था जो कीबोर्ड पे था, समझना। पापा ने बोला अंकल को कि मेरे को 1 लाख केजी चाहिए, आज रेट 40 रुपए,
अंकल को भी पता है कि पापा एक्सचेंज गए होंगे, लेकिन एक्सचेंज में 1 लाख केजी तो मिलता नहीं है, एक्सचेंज में या तो 70,000 मिलता है या 140 मिलता है। तो अंकल ने इस चीज का फायदा उठा लिया। अंकल ने क्या करा, अंकल ने पापा को 1 लाख केजी का रेट लॉक कर दिया 45 रुपीज पे, ध्यान रखना। लेकिन उसी समय साइमल्टेनियसली अंकल ने जो MCX का पोर्टल होता है जिसपे सारे रेट्स चलते हैं लाइव, दरवाजा खटखटाने की जगह अंकल वो पोर्टल खोल के बैठे हुए थे। और उस समय 6 महीने बाद का जो सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट था, ध्यान से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर MCX में जो 6 महीने बाद सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट था वो 42 रुपीज का था। ठीक है, वो 42 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट था। अंकल ने क्या करा पता है, जैसे ही पापा ने 1 लाख केजी का रेट ब्लॉक करा, अंकल ने तुरंत मार्केट में जाके 2 लॉट्स खरीद लिए। अंकल ने मार्केट में 42 रुपीज पे रेट ब्लॉक कर दिया। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? जब मेरे फादर OTC ट्रांजेक्शन करे किसी के साथ, तो सामने वाले बंदे ने एक्सचेंज पे उल्टा ट्रांजेक्शन कर दिया। उल्टा ट्रांजेक्शन कर दिया मतलब, ध्यान से समझना, 45 रुपीज पे मुझे बेचेगा वो। अब उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि अगर ये 47 हो गया तो 2 रुपए जेब से देने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं एक्सचेंज में फोन लगा के आज ही रेट को 45 रुपीज से थोड़े से कम पे फ्रीज कर दूं। तो अंकल ने एग्जैक्टली वही करा। अंकल ने पहले 42 के रेट पे 1,40,000 केजी सोयाबीन ब्लॉक करा और पापा को 45 के रेट पे बेच दिया। क्या अंकल ने 3 लाख रुपए सूखे कमा लिए बिना कुछ करे? इसमें बिल्कुल सूखे कमा लिए। जो समझ गया है वो कमेंट में जवाब देगा। ठीक है, समझना। अब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम है कि सर अंकल को तो पापा को 1 लाख केजी बेचना था। समझ रहे हो आप? अंकल को तो पापा को 1 लाख केजी बेचना था, अंकल ने 140 क्यों खरीदा? अरे बेटा, अंकल बहुत बड़े डीलर हैं सोयाबीन के। पापा के बाद किसी और का फोन भी आ जाएगा उनके पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ही कैन कंप्लीटली सेट ऑफ दैट इंटायर 1,40,000 केजी का क्वांटिटी टुडे इटसेल्फ बिकॉज ही इज अ बिग डीलर। क्या ये कॉन्सेप्ट, डबल हेजिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? एवरीवन परफेक्टली क्लियर है? ये सब लोगों को परफेक्टली क्लियर समझ में आया? चलिए, तो OTC ट्रांजेक्शन जो होता है ना, OTC ट्रांजेक्शन ये होता है कि दो लोग मिलकर ट्रांजेक्शन करते हैं। समझना, जब मैं एक्सचेंज में गया था तब एक्सचेंज वाले ने, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वाले ने मुझे भगा दिया। उसने बोला 1 लाख केजी नहीं दूंगा, मेरे यहां तो 70,000 ले या 1,40,000 ले। दैट इज, तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सचेंज होता है वहां पर हर चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। समझना, हर चीज, क्वांटिटी भी स्टैंडर्डाइज होगी, पीरियड भी, टेनोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी स्टैंडर्डाइज होगा। OTC के अंदर क्या होता है, हर चीज कस्टमाइज होती है। यानी मैंने अंकल को बोला कि, पापा ने बोला कि 1 लाख केजी, अंकल मान गए। पापा और अंकल को बोलते कि 6 महीने की जगह 5.5 महीने में देना है, तो भी अंकल मान जाते, क्योंकि बैठ के बात हो रही है यहां पर। समझ रहे हो आप? अंकल का भी प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है इसमें। तो हम लोग जब दो लोग आपस में बैठ के बात करेंगे तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो होता है ये लीगल प्लस इलीगल दोनों हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर आप चाहो अंकल से तो पूरा का पूरा सौदा कैश के अंदर भी सेटल कर सकते हो, हार्ड कैश के अंदर, अगर कैश सेटलमेंट हो रहा है उस दिन तो। और चाहोगे तो बैंक से भी सेटल हो जाएगा। समझना, एक तो लीगैलिटी एस्पेक्ट ये हो गया कि आप टैक्स बचा सकते हो अगर आप OTC ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दो इट इज इलीगल, यू आर जनरेटिंग ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगेगा अंदर। समझ रहे हो? PMLA ट्रिगर हो जाएगा, ED पीछे पड़ जाएगी। डोंट डू दैट। दूसरा इलीगल एस्पेक्ट इसके अंदर क्या हो सकता है कि भाई जो कमोडिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर जीरा जो होता है उसको ट्रेड करने पे बैन कर रखा है। लेकिन क्या आप OTC मार्केट में जीरे के ट्रेड को लॉक अनलॉक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जो भी दूसरे कॉन्ट्राबैंड्स होते हैं, कॉन्ट्राबैंड मतलब ऐसा कोई भी कमोडिटी जिसको बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, जैसे चंदन की लकड़ी होती है। समझना, मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ जा रहे हो, जैसे मैं कॉन्ट्राबैंड बोल रहा हूं तो, बट आई ब्रिंग यू डाउन। ठीक है, आई ब्रिंग यू टुवर्ड्स हियर। तो चंदन की लकड़ी होती है ना, चंदन की लकड़ी को ओपन ट्रेड नहीं हो सकता।
आपको लाइसेंस वाइसेंस लेके ट्रेड करना पड़ता है। हमारे एमपी में, एमपी का जो बेल्ट है टूवर्ड्स राजस्थान बॉर्डर, वहां पर अफीम बोई जाती है, लीगल लेवल पे बोई जाती है, गवर्नमेंट ही परचेस करती है। अब आप चाहोगे तो आप एमसीएक्स पे जाके बोलो कि मेरे को अफीम का रेट लॉक करना है, वो सीधे नार्कोटिक्स को फोन लगाएगा। होप ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो होता है ये 100% लीगल होता है ब्रो, 100% लीगल है। दूसरा चीज, क्या यहां पर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है? बिल्कुल है। कैसा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है पता है? 6 महीने पूरे हो गए, पापा अंकल को फोन लगा रहे हैं, 1 लाख केजी लेना है यार, आज तो 70 रुपए का रेट है, अपने को 40 रुपए में ही मिल जाएगा, 45 में मिल जाएगा। अंकल फोन ही नहीं उठा रहे। पापा ने अंकल को व्हाट्सएप करा कि इट्स अर्जेंट प्लीज कॉल बैक, अंकल ने फोन नहीं उठाया। अंकल ने रीड मोड भी ऑफ करके रखा हुआ है। पापा ने स्नैपचैट पे भी भेज दिया चैट कि खोलेगा तो पता चलेगा, अंकल चैट भी ओपन नहीं कर रहे हैं। क्या अंकल की नीयत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है अब? सिंपल सी बात है ब्रो, उसको जेब से 20 लाख रुपए देना है। यहां पर क्या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ट्रिगर हो गया है क्या? इसी को काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं, ये अपन आगे कवर करेंगे। इसी को काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हैज बीन ट्रिगर्ड ओवर हियर। यहां पर एक्सचेंज में क्या होता है पता है? एक्सचेंज में नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्यों ऐसा होता है नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट? ध्यान से समझना, ये सब चीजें आगे और क्लियर होंगी पूरे सेशंस में। ये पहला सेशन चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज आपसे, जब भी आप एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करने जाओगे तो एक्सचेंज आपकी जबान पे भरोसा नहीं करता। एक्सचेंज बोलता है पहले थोड़ा सा मार्जिन मनी दोनों लोग मिलकर टेबल पे रख दो जरा। समझ रहे हो आप? मार्जिन मनी पहले थोड़ा टेबल पे रख दो, ठीक है, पहले थोड़ा सा पैसा टेबल पे रखो, ताकि दोनों में से कोई एक पार्टी अगर डिफॉल्ट कर जाए तो दूसरे वाले का नुकसान ना हो। तो यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज बीच में आ जाता है। दूसरी चीज, ओटीसी ट्रांजेक्शन में जो होता है वो नोन लोग होते हैं सारे के सारे। देर आर नोन पीपल जिनके साथ में ट्रेड में इंटर कर रहा हूं। मुझे पता है कि अंकल से ट्रेड हुआ है। यहां पर जो लोग होते हैं वो अननोन होते हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं है किससे आपने बाय करा है, किससे सेल करा है। मुझे तो ये पता है कि मैंने एक्सचेंज से बाय करा है और मैंने एक्सचेंज से ही सेल करा है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड अपार्ट फ्रॉम दिस। अब टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स समझने की कोशिश करना थोड़ा, कि डेरिवेटिव्स के कितने प्रकार होते हैं। अब वैसे ये जो है ना, जैसे फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शंस है, इन पे पूरा पूरा चैप्टर है। और वो चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने आपको बोला था कि आप लोगों की हवा टाइट हो जाएगी जब आप फ्यूचर में घुसोगे, जब आप ऑप्शंस में घुसोगे। पहली बार पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी, बट अपन कोशिश करते हैं कि ऐसी डिफिकल्टीज आपके साथ और ज़्यादा ना हो फ्यूचर में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरा, ये फॉरवर्ड को समझना जरा कि फॉरवर्ड क्या होता है। डेरिवेटिव के 3 प्रकार, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। तीनों का इंट्रोडक्शन अपन अभी समझेंगे अगले 10 मिनट में। जो फॉरवर्ड होते हैं ना, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 पीपल, 2 पार्टीज, अंकल और पापा, टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट। समझना, टू बाय और सेल। क्या बाय और सेल? आई होप अभी तक आप लोगों को अंडरलाइंग असेट तो पूरी तरीके से क्लियर होगा। इसके अंदर अपने अंडरलाइंग असेट क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन इज द अंडरलाइंग असेट। पापा वॉन्ट्स टू बाय, अंकल वॉन्ट्स टू सेल एट अ सर्टन फ्यूचर डेट। एट अ सर्टन फ्यूचर डेट, what is the future date in our example? 6 months। और आगे बढ़ते हैं अपन। at price fixed today, that is ₹45 per kg। टुडे मतलब आज का दिन जो है वो क्या है? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट डेट। टुडे इज कॉन्ट्रैक्ट डेट। जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उसी दिन मेरा प्राइस फ्रीज हो जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है नोट करने के लिए वो ये समझना, बोथ पार्टीज आर कमिटेड टू ऑनर द ऑब्लिगेशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज को जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है, उसको ऑनर करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब 6 मंथ। दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि 6 महीने के बाद जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जिस दिन पापा को 1 लाख केजी चाहिए सोयाबीन, उस दिन रेट क्या है। सर फिर आपने अभी बोला था डिफॉल्ट रिस्क है। हाँ डिफॉल्ट रिस्क तो है, मैं शुरुआत से चोर थोड़ा ना समझ के चलूंगा किसी को भी।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को तो बोनाफाइड में गुड फेथ के अंदर इंटर होना पड़ेगा ना। इसके अंदर लूप होल बस यही है कि अंकल हाथ खड़े कर देंगे, मुझे नहीं देना, राधे राधे। समझ रहे हो आप? आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग, जाओ यहां से, राइट? ये दैट इज द ओनली रिस्क। बट क्या आपको स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया अच्छे से? स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। जो फ्यूचर होते हैं ना, समझना इधर, जो फ्यूचर्स होते हैं ना, दैट इज नथिंग बट, इतना ही है बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज में ट्रेड करे, मतलब एक्सचेंज में ट्रेड करे यानी यानी जो ट्रेड अंकल ने लिया था। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अभी जब मैंने पापा ने अंकल को कॉल किया और जो ट्रांजैक्शन हुआ दैट इज ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन, बट उसी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अंकल ने जो 1,50,000 kg 1,40,000 kg जो एमसीएक्स से खरीदा था, दैट इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ फॉरवर्ड विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड, राइट? दैट इज फ्यूचर्स। मुझे आपको फ्यूचर्स में समझाने के लिए आपको सीधे मार्केट में लेके चलना पड़ेगा। इस समय जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लकीली मार्केट लाइव है। मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स में मार्केट लाइव रहे, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी ये स्क्रीन बिल्कुल परफेक्टली दिख रही होगी। जिन लोगों को पता नहीं है क्या है, दिस इज अ जीरोधा स्क्रीन। ये जीरोधा का स्क्रीन है जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। हमें इस समय दो चीजों पे फोकस करना है। किन दो चीजों पे फोकस करना है? एक है रिलायंस। ये रिलायंस का शेयर है, स्टॉक है, समझ रहे हो? जो आपको, अगर ये स्टॉक खरीदना है आपको, तो आपकी जेब में पूरे 3,207 रुपीज होने चाहिए, जो प्राइस है इस समय स्टॉक का। आपके पास उतना पैसा होगा तो आप ये स्टॉक खरीदोगे। जैसे अगर मैं इसको बाय करता हूं तो आप देखोगे यहां पर अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है दैट यू नीड 3,207.35 रुपीज। ठीक है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं तो 3,206.45 बोल दिया उसने, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो आपको पूरा पैसा कैश में रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू कि मेरे को आज ही पूरा 1 लाख किलो सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। आई नीड टू पुट फुल मनी। बट मैं क्या करता हूं पता है? मुझे पता है कि रिलायंस जो है, समझना मेरी बात, मैं आपको पहले तो जेन्युइन रीजन बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फ्रेंड को रिलायंस के शेयर्स बेचने, एक फ्रेंड से आपकी डील हुई है, एक फ्रेंड ने आपको कॉल करा था और उसने आपको डील करा कि यार मेरे को है ना अगस्त एंड में रिलायंस के शेयर्स तू ट्रांसफर कर सकता है क्या? आपने बोला बिल्कुल कर दूंगा, तू रेट बता क्या रेट देना है। तो उसने बोला देखो यार अभी 3,206 चल रहा है रेट। बोले एक काम करते हैं, आप 3,300 या 3,250 में तू आज ही मेरे से डील कर ले कि तू अगस्त एंड में मेरे को रिलायंस के शेयर 3,250 रुपीज में दे देगा। आपने बोला ओके, आप तुरंत गए। आपने क्या करा पता है? आपके पास अब दो ऑप्शन है। आपको आज ही रेट ब्लॉक करना है, एंड दैट रेट विच यू हैव टू ब्लॉक ऑन एक्सचेंज शुड बी लेस देन 3,250, क्योंकि आपको 3,250 में तो दोस्त को बेचना है। तो आपने क्या करा? आप मार्केट गए, आपने दोस्त से पूछा कि यार तेरे को कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कितने शेयर्स चाहिए? तो उसने बोला 250, मेरे को 250 शेयर तू देना यार। मान लो एक मिनट के लिए कि दोस्त को डेरिवेटिव आता नहीं है, उसने आज तक पढ़ा ही नहीं है डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, ऐसा एक मिनट के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं। तो उस केस के अंदर आपने क्या करा? दोस्त को बोला चल ठीक है बॉस, मैं तेरे को 3,250 रुपीज में 250 शेयर बेच दूंगा। अब ब्रो क्या है ना, अगर आपको 250 शेयर रिलायंस के परचेस करने हैं आज, तो 250 इंटू 3,206, आपको आज 8 लाख रुपया जेब से लगाना पड़ेगा आज के दिन में। इस पे आपको प्रॉफिट कितना होगा पता है? 8 लाख रुपए पे 3,250 में आप दोस्त को बेच दोगे और आज ही आप 3,206 रुपीज लगा दोगे, तो 44 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। 250 शेयर है, 11,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। आपने जेब से कितना पैसा लगाया था? 8,50,000 रुपीज से फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब आपने इस पूरे ट्रांजेक्शन पे 1.29% का रिटर्न जनरेट करा। क्या इतना सब लोगों को क्लियर है? अब मैंने क्या करा पता है? अब मैंने दिमाग लगाया। मैंने बोला यार अपन तो NISM पास करे हुए हैं, बिल्कुल करे हुए हैं, अच्छे टीचर से समझा हुआ है, बिल्कुल अच्छे टीचर से समझा हुआ है। तो बोले आप एक काम करो ना, हम क्यों दिमाग लगाए और 8 लाख रुपए आज ही पूरे लगाएं। मैं है ना अगस्त का फ्यूचर खरीद लेता हूं।
तो बोले अगस्त का फ्यूचर खरीद लेता हूं, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खरीद लेता हूं, मतलब ये है कि मैं ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड है। मुझे पता है कि मुझे मेरे दोस्त को 3250 रुपीज में बेचना है, क्यों ना मैं आज ही जाके एक्सचेंज पे रेट लॉक कर दूं। एक्सचेंज पे मैं गया, मैंने देखा कि रिलायंस के अगस्त का फ्यूचर क्या रुपए का चल रहा है। आप देखोगे हमेशा करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक होता है और फ्यूचर, उनके प्राइस में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंस कम भी हो सकता है, अपन इसको समझेंगे। ठीक है, दिस डिफरेंस कुड बी मोर, दिस डिफरेंस कुड बी लेस। डोंट वरी, विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अभी आप देखोगे तो कुछ आपको 20 रुपए के आसपास का, 17-18 रुपए के आसपास का ज्यादा दिखा रहा है। तो मैं मार्केट में गया, मैंने देखा कि यार आज मुझे 3225 में मिल रहा है, रेट आज ही 3225 का लॉक हो जाएगा। तो मैं यार ये तो सबसे बढ़िया बात है, आज ही रेट में लॉक कर देता हूं। तो मैंने क्या करा पता है, मैंने फ्यूचर पे बाय क्लिक करा। जैसे ही मैंने फ्यूचर पे बाय क्लिक करा, ध्यान से समझना, आप देख रहे हो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ गई। अगर मैं यहां पर 240 करने की कोशिश कर रहा हूं ना, और मैं इसको बाय कर देता हूं, तो क्या बोलेगा पता है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। तो बोले सर ग्रेटर देन और इक्वल टू में अगर मैं इसको 251 कर देता हूं, तो भी उसने प्रॉम्प्ट मार दिया कि प्लीज इंटर अ वैलिड वैल्यू। द टू नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज आर इधर 250 और 500। क्या आप लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन होता हुआ दिख रहा है यहां पर? बिकॉज इट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, देर इज स्टैंडर्डाइजेशन। या तो सोयाबीन 70,000 kg लो या 1,40,000 kg लो। दूसरी चीज, मुझे ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये अगस्त की एक्सपायरी का ही मिलेगा। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कब एक्सपायर होगा? ये अगस्त के लास्ट थर्सडे 29 ऑफ अगस्त को एक्सपायर होगा। अगर मैं चाहूं कि मेरे को ये 22 को मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। अब आप यहां पर मैजिक देखो कि डेरिवेटिव क्यों लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको ट्रेड करना। एक्सेल ही ओपन कर देता हूं मेरे हिसाब से, तो आप लोगों के सामने एकदम परफेक्ट कंपैरिजन आ पाएगा। जस्ट मुझे 1 सेकेंड दीजिए एक्सेल ओपन करने के लिए। इधर थोड़ा सा ध्यान बंधु। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? बाय 250 शेयर्स ऑफ RIL इन कैश। समझना, दैट इज माई ऑप्शन ए। What is my option B? My option B is take position in RIL अगस्त। ठीक है, अब दोनों का करंट मार्केट प्राइस क्या है? मतलब अगर मैं शेयर्स खरीदता हूं तो व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर? 3207, 3207। और इसका क्या है? 3225, 3225। ठीक है, क्वांटिटी अपने को कितनी चाहिए? मेरी दोस्त से बात हुई, उसको 250 की क्वांटिटी चाहिए, यहां भी 250 की क्वांटिटी चाहिए। ध्यान से समझना, टोटल अमाउंट, ध्यान से समझना बिल्कुल। ठीक है, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? माई टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड वुड बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। टोटल अमाउंट वुड बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। बिल्कुल सही बोले सर आप। लेकिन पता है आपको यहां से गेम चेंज होगा पूरा। कैश रिक्वायर्ड कितना है? आपके अकाउंट में आज कितना पैसा होना चाहिए? अगर आप कैश में खरीद रहे हो, अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, तो आपके अकाउंट में पूरे 8,01,750 होने चाहिए। बट अगर मैं अगस्त का फ्यूचर मार्केट में परचेस करता हूं जाके 250 शेयर का, तो मेरे अकाउंट में कितना रुपया होना चाहिए? सिर्फ ओनली 47,000 रुपीज, 46,927। आपको मजा देखने को मिल रहा है अभी ऑप्शंस डेरिवेटिव्स का। मैं और समझाता हूं कितना चाहिए आपको। 46,927 रुपीज। ध्यान से समझना, मेरे को पता है आपको मैजिकल लगेगा भी है। अब देखो आप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विथ फ्रेंड। मैंने फ्रेंड के साथ कितना कॉन्ट्रैक्ट करा है? मैंने फ्रेंड को कितने में बेचने का बोला है? 3250, है ना। फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम 3250 में आपको बेच देंगे दोस्त। ठीक, 3250 में आई विल सेल इट टू यू। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट्स।
योर प्रॉफिट वुड बी, ध्यान से समझना, पर शेयर प्रॉफिट वुड बी 250 नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय जितना में मैं दोस्त को बेचूंगा माइनस जितने में मैंने खरीदा। तो मेरा यहां पर 10,750 का प्रॉफिट है, उधर सिर्फ 6,250 का प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई, यहां आप देखो प्रॉफिट ज्यादा है, उधर प्रॉफिट कम है। यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट in amount terms. Let's try to calculate profits in percentage terms. जब भी मैं प्रॉफिट परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करता हूं तो मैं ये चीज का कैलकुलेशन करता हूं कि मैंने कितना पैसा कमाया डिवाइडेड बाय मेरी जेब से कितना पैसा लगा। अगर आप देखोगे तो यहां पर वो प्रॉफिट 1.3% है, बट अगर आप उधर ही जाके देखोगे तो वहां पर वो प्रॉफिट 13.3% है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? सब लोगों को? क्योंकि आपको याद है जब मैं आपको एक्सचेंज के बारे में समझा रहा था तो मैंने बोला था एक्सचेंज में डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती है। डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती है मतलब एक्सचेंज के अंदर दोनों पार्टी से थोड़ा थोड़ा पैसा रखवाया जाता है। तो जो व्यक्ति, मतलब मैं इधर आके समझाता हूं कि अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहा हूं तो मुझे 46,927 रुपीज का अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे अकाउंट में अगर होंगे इतने पैसे तभी बाय होगा। और अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे 1,41,866 रुपीज मार्जिन रखना पड़ेगा। आप यहां पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब बाय करना है तब सिर्फ 46,000 चाहिए और जब सेल करना है तब 1,41,000 रुपीज चाहिए, ऐसा क्यों? ये आप लोगों का जवाब है, ये आप लोगों का आज के लिए होमवर्क है। आप जाके पता करके आओ कि आपकी जो रिस्क होती है वो अनलिमिटेड किस में होती है। अगर आप कोई शेयर बाय करते हो तब आपकी रिस्क अनलिमिटेड है, या आप कोई शेयर जब सेल कर देते हो मार्केट में, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं उसको, तब आपकी रिस्क अनलिमिटेड है। ठीक है, ये आप होमवर्क में पता करके लाना। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो फ्यूचर्स होते हैं दे आर नथिंग। अपन पूरा फ्यूचर समझेंगे कि सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। जितना आपके सिलेबस में मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्डअप होती है, कैसे नहीं होती है। ठीक है, विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नाउ दूसरा जो है ना वो ऑप्शंस है। थर्ड जो है वो ऑप्शंस है। ऑप्शंस थोड़ा सा समझना, ऑप्शंस क्या होता है। हो सकता है अभी दिमाग के ऊपर से चला जाए पूरा। अपन 1 मिनट के लिए समझते हैं इसको, मार्केट के बाहर रख के ही समझते हैं। फिर मैं जब ऑप्शन का पूरा चैप्टर कवर करेंगे तब मैं सब चीजें आपको लाइव मार्केट में डिस्कस करके बताऊंगा, डोंट वरी। हुआ क्या, ये मेरे पापा हैं और ये अंकल हैं। अंकल को टोपी बना देता है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। पापा ने अंकल से सौदा करा था, पापा ने अंकल से सौदा करा था 1 लाख kg सोयाबीन एट द रेट 45 रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स। ये आज ही फ्रीज हो गया था, क्वांटिटी भी फ्रीज हो गई थी, रेट भी फ्रीज हो गया था, टेनर भी फ्रीज हो गया था। तो अब आइडली पापा को कमिटमेंट मीट करना चाहिए। कैसे कमिटमेंट मीट करना चाहिए कि 6 महीने के बाद पापा अंकल को 45 लाख रुपीज देंगे और अंकल पापा को 1 लाख kg सोया देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ पता है, इस दौरान क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद जो सोयाबीन का प्राइस था वो कोलैप्स करके 30 रुपीज चला गया। पापा सोच रहे हैं बैठ के कि यार वो अंकल से कॉन्ट्रैक्ट तो करा था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट 45 रुपीज पे करा था। अब साले को, मेरे को अगर मैं जाके अंकल के पास ही जाता हूं तो मेरे को 45 लाख रुपीज देने, और अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो मेरे को सिर्फ 30 लाख रुपीज देने। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब है ना, पापा की नीयत बदल गई। पापा की नीयत कैसे बदल गई? अब पापा अंकल के फोन नहीं उठा रहे। पापा ने आपको बोला, आपने पूछा रहे हो अंकल से, आपने सौदा करा था 45 रुपीज में, तो टूट गया पूरा का पूरा सोयाबीन, क्या चल रहा है? तो पापा ने बोला बोले छोड़ना है यार साले को। आपने CFA पढ़ा है, आपने NISM पढ़ा है, अपने पापा को समझा है पापा ये तो अनएथिकल है, सही आप एथिक्स में रह के बिजनेस करो, जवान की कीमत होती है। पापा ने एक फ्लाइंग चप्पल दी आपको उड़ते हुए। आपने पापा को समझाया, NISM की रिसर्च, NISM 8 की नोटबुक ले जाके दिखाई, वर्कबुक ले जाके दिखाई। आपने पापा को बोला कि पापा देखो, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ऑप्शंस बोलते हैं। पापा ने बोला यार बिट्टू तू तो बहुत पढ़ा लिखा हो गया, मेरे को समझा क्या होता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शंस क्या होता है ये। तो बोले देखो पापा, आपने जो अंकल के साथ 6 महीने पहले करा था ना वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था आपने। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है पापा, दोनों पार्टीज को
ऑनर करना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को। डेरिवेटिव के ऑप्शंस में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप जाना अंकल के पास खरीदने, आपकी इच्छा नहीं हो तो अंकल के पास मत जाना खरीदने। तो बोले यार ये तो बहुत ही शानदार चीज है, ऐसी कौन सी चीज है ये, क्या चीज है ये? तो बोले जरा थोड़ा समझा। तो बोले देखो पापा, आपको फॉरवर्ड समझ में आया पूरा का पूरा? हाँ। बोले फॉरवर्ड तो मेरे को पूरा समझ में आया कि मुझे उससे खरीदना ही पड़ेगा, जबान की कीमत है ना। लेकिन वो तूने बोला अनएथिकल है, अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो, अगर ये 40 रुपीज 30 रुपीज कोलैप्स कर गया तो मेरे को तो 45 लाख ही पे करने ना। आई डोंट हैव द ऑप्शन टू नॉट गो एंड बाय, आई हैव टू कमिट माई ऑब्लिगेशन। बट एक इंस्ट्रूमेंट और आता है यहां पर, ध्यान से समझना बिल्कुल। वो इंस्ट्रूमेंट क्या आता है पता है? अगेन दिस इज माई फादर एंड दिस इज अंकल विद अ कैप। पापा ने अंकल के पास गए और अंकल से क्या करा पता है? 1 लाख केजी सोयाबीन का ऑप्शन बाय करा। ऑप्शन कितने का बाय करा? 45 रुपीज का कॉल ऑप्शन। मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आएगा कॉल ऑप्शन क्या होता है, अभी सिर्फ आप वर्किंग समझने की कोशिश करो कि कॉल ऑप्शन की वर्किंग क्या होती है। ध्यान से समझना। पापा ने सोयाबीन का एक ऑप्शन पे करा, कॉल ऑप्शन 45 रुपीज का। तो अंकल ने क्या करा पता है? अंकल ने है ना पापा को एक कूपन दे दिया। फिर से अंकल ने पापा को कूपन दिया कि अंकल बोल रहे हैं कि मैं आपको 6 महीने के बाद 1 लाख केजी सोयाबीन 45 रुपीज में दे दूंगा। तो बोले पापा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, बट इसके अंदर एक उलटफेर है। क्या उलटफेर है? अगर इसमें आप भी लिखोगे, अब इस कूपन में आपने भी लिखा है, अगर मैं इस कूपन को लेके अंकल के पास जाता हूं तो ही अंकल लायबल है मुझे 45 रुपीज में देने के लिए। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये कूपन लेके अंकल के पास ना जाऊं? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए रेट कम होके 30 हो गया, तो क्या अगर मैं ये कूपन लेके अंकल के पास जाऊंगा और अंकल 45 रुपीज में मेरे को सोयाबीन बेचेंगे तो क्या मुझे 15 लाख रुपीज का नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मेरा रेट 44 रुपीज भी रहा ना तो ये मैं लेके नहीं जाऊंगा अंकल के पास, मैं इसको उठा के फेंक दूंगा। लेकिन अगर रेट मेरा 50 रुपीज हो गया तो ये कूपन लेके मैं अंकल के पास जाऊंगा। मतलब ये है कि मुझे अंकल के पास जाना है कि नहीं जाना है, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ माई सेल्फ। ये मेरे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मेरी मर्जी होगी तो अंकल के पास जाऊंगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं जाऊंगा। सुनना, बिल्कुल ध्यान से समझना ये बात। मैं अंकल के पास सिर्फ तब ही जाऊंगा जब सोयाबीन का रेट 45 रुपीज से ज्यादा है। ध्यान से समझिए। अगर सोयाबीन का रेट 45 रुपीज से कम है तो मैं अंकल के पास क्यों जाऊंगा? मैं इसको फेंकूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, 44 रुपीज के हिसाब से सोयाबीन खरीद के ले आऊंगा। तो ये ट्रेड को ऑनर करना, ध्यान से समझना, ये जो कूपन है इसको ऑनर करने के लिए एक पार्टी ओब्लाइज्ड है और दूसरी पार्टी ओब्लाइज्ड नहीं है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ये कूपन लेके अंकल के पास चला गया या मैं चला गया तो अंकल इज ओब्लाइज्ड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं आई एम नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी कि मैं ये कूपन लेके अंकल के पास जाऊं ही जाऊं। क्या ये चीज सब लोगों को समझ में आई है? मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने, इसमें आपके पास एक डाउट आ सकता है कि भैया वो सब तो ठीक है, आपने पूरी रामायण समझा दी, बट इसमें अंकल का क्या फायदा है? हैव यू हर्ड अबाउट इंश्योरेंस बिजनेस? पूरा का पूरा इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज ऑप्शंस ओनली। क्या अंकल ने आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी है? क्या अंकल ने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी है? कैसी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी है? अंकल को पता है कि 6 महीने बाद सोयाबीन का रेट 45 रुपए तो जा ही नहीं सकता। अंकल को ये चीज कंफर्म होनी चाहिए। तो आप गए, उसने लिख के दे दिया चिट्ठी पे, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ला मेरे को 10 रुपए दे या 5 रुपए दे। बोले 5 रुपए किस बात के भाई? मैं रिस्क ले रहा हूं ना, ये कागज, ये जो कूपन होगा ना, ये कूपन मैं तुझे दे रहा हूं, इसके मेरे को 5 रुपए दे। तो बोले अरे 5 रुपए क्या चीज है? बोले भाई ये इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो बोले भाई इंश्योरेंस कहां से आ गया? अपन तो ऑप्शन समझ रहे हैं। तो बोले ऑप्शन इंश्योरेंस ही तो होता है। तो बोले कैसे, थोड़ा समझा? बोले देख, आज मैं तेरे को इंश्योर कर रहा हूं कि अगर मार्केट में रेट 45 के ऊपर गए तो आई विल इंश्योर यू कि मैं तेरे को 45 में ही दूंगा। बोले हाँ ठीक है। तो बोले यही तो इंश्योरेंस है। और बोले 45 नहीं गया तो बोले नहीं गया तो नहीं गया। तो बोले प्रीमियम का पैसा डूब जाएगा, जो कूपन का पैसा डूब जाएगा। बोले हाँ डूब जाएगा। भाई जब तू मेडिकल इंश्योरेंस लेता है तो हर साल एक प्रीमियम देता है।
लेकिन इंश्योरर के पास, वो कंपनी के पास तभी जाता है ना जब बीमार पड़ता है। मतलब जब तू नुकसान में रहेगा, अगर तू मार्केट में जाके सोयाबीन खरीदेगा और तू नुकसान में रहेगा, 46, 47, 48 रुपीज होगा, तभी तू मेरे पास आएगा ना मेरे भाई। अगर तू बीमार नहीं पड़ता है, व्हेन यू आर इन प्रॉफिट्स, जब मार्केट में 44, 43, 42 में मिल रहा है, तब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम लोगे क्या? नहीं। तो ये तो बहुत पुराना धंधा है ऑप्शंस का। मार्केट में कितने लोग हैं जिनको क्लिक कर गया? कमेंट में बताइए कि क्लिक कर गया। ये टर्म लिखिए, क्लिक कर गया। ऑप्शंस क्या होता है? क्लिक कर गया। ठीक है, मैं आपको हल्का सा मार्केट में ले जाके समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखना जरा फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर। हमें ना रिलायंस का, ध्यान से समझना, रिलायंस का, हम लोग रिलायंस का ऑप्शन खरीदते हैं। अभी रिलायंस कितने का चल रहा है? 3205 का चल रहा है। अपन एक काम करते हैं, अपन रिलायंस का रेट ब्लॉक करते हैं 3500 का या 3300 का करते हैं। अगस्त का कॉल ऑप्शन या जुलाई का कॉल ऑप्शन। ध्यान से समझना ब्रो क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी है ना, मैंने कूपन निकाला, मैं मार्केट के पास गया, मैंने मार्केट को बोला कि ये जो जुलाई का एंड है ना, तो बोले हाँ हाँ, बोले इस टाइम पर है ना मेरे को रिलायंस के शेयर का प्राइस आज ही फ्रीज करना है। तो बोले कर दो, फ्यूचर ले लो रिलायंस का। तो बोले नहीं, फ्यूचर में लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा फ्यूचर? पता है, समझना ध्यान से। क्योंकि अगर फ्यूचर मैंने ले लिया तो मेरे को ऑब्लिगेशन, मेरे को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा आके आपसे, है ना। और कभी प्राइस अगर मेरे अगेंस्ट में रहा तो, प्राइस नीचे गिर गया तो बोले यार तुम अजीब अजीब चीजें लेके आते हो। तो बोले एक काम करो, तुम ऑप्शन ले लो। ऑप्शन मतलब आप रिलायंस का आओ मेरे पास, मुझे 28 रुपए दो पर प्रति शेयर, 28 रुपए प्रति शेयर दो, 28.30 रुपीज, और मैं आपको रिलायंस का 3300 रुपीज का प्राइस आज लॉक करके कूपन दे दूंगा। थोड़ा सा समझना अब क्या होगा। आपने क्या करा, आपने इसको बाय करने की देखते हैं अपन। जब मैंने इसको बाय करा तो यहां 7125 आ रहा है लिखा हुआ, मतलब मैंने 7000 रुपए में, मैं ब्रॉडर लेवल पे चलता हूं, मैंने 7000 रुपीज में रिलायंस के 250 शेयर्स 3300 रुपीज में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब क्या होगा ब्रो, ये ध्यान से समझना। प्राइस अगर जुलाई में 3400 रुपीज हो गया तो क्या मुझे 3300 में ही मिलेंगे शेयर्स? बिल्कुल मिलेंगे। आपको कैश में सेटलमेंट हो जाएगा। कैश में मतलब आपको 250 कूपन का ये पन्ना दिया था, कूपन का 250 शेयर्स का कूपन दिया था, ठीक है। आज प्राइस 3400 है, ठीक है। आपको इंश्योरेंस दिया था 3300 का, बिल्कुल ठीक है। तो आप 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2,50,000 रुपीज ले लो मुझसे, या 25,000 रुपीज ले लो मुझसे। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आई वाज लाइक ओके, वेरी गुड, ठीक है। अगर कभी प्राइस 3100 चला गया तो कूपन फाड़ के फेंक देना। और ये जो 28 रुपीज लगा है मेरा, वो प्रति शेयर जो 7000 रुपीज मेरे लगे टोटल 250 शेयर्स पे, उसका क्या? तो बोले भाई वो तो इंश्योरेंस की प्रीमियम है, वो तो देनी पड़ेगी, वो तो डूबत खाता है आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं समझाऊंगा ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे होती है। अभी मैंने सिर्फ ऑप्शंस की एक वर्किंग आपको समझाई है। क्या ये चीज समझ में आई आप सब लोगों को A to Z? क्या ये एब्सोल्युटली क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट्स में लिख के कि हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और हम स्वैप समझते हैं। ये अपना फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव है। समझा नहीं मैं? फोर्थ डेरिवेटिव है मतलब ये चौथा डेरिवेटिव का प्रकार है। मैंने शुरुआत में 3 ही बोला था आपको, दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव। ध्यान से समझना इधर। दिस इज योर पापा, दिस इज अंकल। सब लोग इधर ध्यान से। पापा का जो बैंक है वो है HDFC बैंक, अंकल का जो बैंक है वो है यस बैंक। पापा ने क्या करा, पापा ने HDFC बैंक से लोन ले रखा है, लोन लिया है 10 लाख रुपीस का, और पापा HDFC बैंक को पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट का फिक्स्ड में। मतलब पापा को हर बार 9% इंटरेस्ट पे करना है, भले ही मार्केट में इंटरेस्ट कुछ भी हो जाए, RBI कुछ भी करे कुछ भी नहीं करे, मेरा जब तक लोन चल रहा है मैं हर साल आपको 9% इंटरेस्ट दूंगा। अब पापा ने ये लोन तो ले लिया, पापा ने थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करी, तो पापा ने बार बार एक न्यूज पढ़ी कि इंटरेस्ट रेट भविष्य में कम हो जाएंगे। तो पापा को है ना फोमो हो गया कि यार मैंने तो 9% फिक्स्ड रेट पे ले लिया है, और हो सकता है अगर ये इंटरेस्ट बाद में कम होके 7% हो जाए तो मुझे तो हर साल 20,000 का नुकसान हो जाएगा, 2% का नुकसान हो जाएगा। तो बोले यार ये 2% के नुकसान को मैं खत्म कैसे कर सकता हूं? तो पापा मेरे पास आए, बोले तूने NISM-8 करा इक्विटी डेरिवेटिव्स? बोले बिल्कुल करा है। बोले देख मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने फिक्स्ड रेट पे लोन ले लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे और मुझे नुकसान हो जाएगा, इस नुकसान की भरपाई मैं कैसे करूं?
तो मैंने पापा को समझाया, मैंने देखो पापा इसके लिए है ना आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हो। तो बोले यार बेटा ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जरा थोड़ा एक बार अच्छे से समझा दे मेरे को। तो आपने पापा को बोला कि पापा आपको है ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, ध्यान से समझना, आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसने बैंक से लोन ले रखा हो और उसने भी बैंक से 10 लाख का ही लोन लिया हो, ठीक है, और वो भी बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेकिन वो बैंक को जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, वो बैंक को इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट पे कर रहा है। फ्लोटिंग रेट मतलब अगर कल को आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करे तो मेरे होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, मेरी ईएमआई भी कम हो जाएगी। समझना इधर ध्यान से, 99% जो लोन्स होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पे ही जाते हैं। तो बोले इससे क्या होगा, बोले पापा देखो सिंपल सी बात है, आपने 10 लाख का लोन लिया, आपको हर साल 90,000 रुपीज पे करने हैं एज ए इंटरेस्ट। बोले बिल्कुल ठीक है, हर साल पे करने। आपको ये डर लग रहा है कि फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए, बोले हाँ ये डर लग रहा है। तो बोले आप है ना स्वैप ट्रांजेक्शन में इंटर करो किसी और के साथ। तो बोले वो क्या होता है, तो बोले आपको एक ऐसे अंकल को ढूंढना है जिन्होंने भी 10 लाख का लोन ले रखा है किसी बैंक से, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट है उस लोन पे वो फ्लोटिंग है, वो परसेंटेज अप डाउन होता है, और उन अंकल को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे इंटरेस्ट के। ध्यान से समझना, आपको जब भी ट्रेड करना होता है ना मार्केट में, तो आपको दो अलग अलग माइंडसेट वाले लोग चाहिए होते हैं। एक जो स्टॉक को बेच रहा है और दूसरा जो स्टॉक को खरीद रहा है। जो बेच रहा है उसको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा, जो खरीद रहा है उसको लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा। तो बिलीव मी ऐसे लोग को एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, जिसमें से कुछ लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। ध्यान से, अरे पापा मैंने उल्टा बोल दिया, पापा को लग रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, अंकल को लग रहा है इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। ध्यान से, तो अगर ऊपर चला गया, अभी 9% ये मान लो, अंकल का इंटरेस्ट रेट इज 8%, क्योंकि पापा का तो फिक्स था। तो अगर ये ऊपर चला गया तो अंकल को तो नुकसान हो जाएगा, 12% हो गया तो अंकल को एडिशनल 4% पे करना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बोले अब अंकल को डर लग रहा है, तो अंकल का बेटा भी एनआईएस एमिट कर रहा था। अंकल ने बेटे से पूछा, बेटे ने वही सेम ज्ञान दिया कि स्वैप ले लो पापा आप किसी ऐसे अंकल के साथ जिन्होंने 10 लाख का लोन लिया हो, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लिया, और उनको लग रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। तो पापा पार्क में गए, अंकल भी पार्क में गए, दोनों की मुलाकात हुई। बोले चौधरी जी एक समस्या है यार। बोले बोलो गुप्ता जी क्या हो गया। तो बोले 10 लाख का लोन लिया है चौधरी जी अपन ने, और 9% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है यार उस पर, लेकिन मेरी डर लग रही है, मेरे को डर लग रहा है कि साला इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अरे बोले गुप्ता जी ये तो कमाल हो गया। तो बोले क्या हुआ। बोले मैंने भी 10 लाख का लोन लिया है यस बैंक से, लेकिन मैंने फ्लोटिंग पे लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो बोले अपन एक काम करें क्या। तो बोले हाँ बोलो ना। तो बोले अपन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बोले देखो आप है ना, पापा बोल रहे हैं, पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात चल रही है ना। बोले आप है ना मुझे हर महीने, क्योंकि आपको क्या करना है, आपका रेट फ्लोटिंग है, आपको उसको फिक्स्ड करना है। बिल्कुल ठीक है, मेरा रेट फिक्स्ड है, मेरे को उसको फ्लोटिंग करना है। बिल्कुल ठीक है। तो बोले आप है ना हर महीने, अंकल से बोल रहे हैं पापा आप हर महीने मुझे फिक्स्ड 9% दे दो, और मैं आपको हर महीने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे दूंगा, जो भी उस महीने का इंटरेस्ट रेट होगा। तो बोले इससे होगा क्या। बोले चौधरी जी आप समझो, आप मुझे हर महीने 9% फिक्स दोगे। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपका वो डर कि कल को इंटरेस्ट रेट 12% हो गया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप जो मुझे 9% फिक्स दोगे, ये मैं एज इट इज ले जाके मेरी बैंक को दे दूंगा। तो बोले हाँ ये तो कमाल हो गया। तो बोले फिर मेरा क्या होगा गुप्ता जी। पापा समझा रहे हैं। बोले देखो चौधरी जी, आप फिक्स दे रहे हो, आप फ्लोटिंग दे रहे हो, आपको फिक्स चाहिए तो आपने फिक्स पेमेंट शुरू करा। मुझे फ्लोटिंग चाहिए, तो जो भी आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा वो मैं आपको दे दूंगा, समझना, और आप एज इट इज वो बैंक को दे देना। अरे बोले ये तो कमाल कर दिया आपने यार। बोले अपन ना कमाल नहीं है, बच्चों का कमाल है, नए एस्टिमेट पढ़े द वैल्यूएशन स्कूल से। ज्यादा ब्रांडिंग हो गई क्या आज। नहीं नहीं नहीं, समझना ये जो है ना, दिस इज द स्वैप। आपने क्या करा पता है, मैंने सामने वाले के साथ लोन का अमाउंट स्वैप नहीं करा, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट रेट की अदला बदली कर ली आपस में। अब मुझे एक बात बताना, जो स्वैप हुआ है, ये जो स्वैप हुआ है, ये ओवर द काउंटर हुआ है या ये एक्सचेंज ड्रिवन हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, 100% जो स्वैप होते हैं वो ओवर द काउंटर ही होते हैं, एक्सचेंज ड्रिवन कभी नहीं होते हैं। कारण क्या है ना, ऐसा व्यक्ति मिलना जिसने 10 लाख का ही लोन लिया है,
ठीक है, जिसने फिक्स पे लिया वो चाह रहा है कि फ्लोटिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अपन इस पे और बात करेंगे आगे कि स्वैप क्या होते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर है, डोंट वरी। अब समझना, मार्केट में हेजिंग जो होती है, ध्यान से समझना, पूरा ध्यान से समझोगे आपको दिमाग में आ जाएगा। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो दो तीन अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं मार्केट में। जैसे कि एक होते हैं हेजर। मैंने आपको बोला सबसे मेन क्राइटेरिया जो होता है डेरिवेटिव का, वो हेजिंग करना ही होता है। हेजर कौन है पता है? हेजर्स वो लोग हैं, और ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए ब्रो। हेजर वो लोग हैं जिसने एक्चुअली में कोई बिजनेस का ट्रेड लिया है ना, और वो उसको हेज करना चाहता है थ्रू डेरिवेटिव्स। ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब मतलब ये है कि पापा को एक्चुअली में सोयाबीन बेचना है किसी को, आज से 6 महीने के बाद 1 लाख केजी। पापा को डर है कि ये सोयाबीन जो आज 45 रुपए का है, ये और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो पापा ने क्या करा, आज ही रेट ब्लॉक कर दिए मार्केट में जाके। तो पापा ने हेजिंग करी है। माई डैड इज अ हेजर इन दैट सिचुएशन। ठीक है, मैं अगर इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूं, मेरे को पता है हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लंबा चल गया सेशन, ठीक है, बट थोड़ा सा अगर मैं इसमें और ऐड ऑन करता हूं, तो आप एक चीज देखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, आरबीआई करेंसी डेरिवेटिव्स न्यूज, और न्यूज में चले जाना। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये। पहली न्यूज आई है 3 दिन पहले मनी कंट्रोल से, जो बोल रही है कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट श्रिंक फर्दर बाय 72% मंथ ऑन मंथ एंड 96% सिंस आरबीआई मेड हेडलाइंस। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने एक रेगुलेशन लेके आ गया। आरबीआई रेगुलेशन इसलिए लेके आया क्योंकि यूएसडी और डॉलर के रेट जो थे ना, वो बढ़ते ही जा रहे थे, यूएसडी के रेट बढ़ते ही जा रहे थे, है ना। आरबीआई रेगुलेशन लेके आया कि भैया जो करेंसी डेरिवेटिव है, भले करेंसी का फ्यूचर है, करेंसी का ऑप्शन है, उसमें है ना सट्टेबाजारी नहीं चलेगी। उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, पोजीशन ले सकते हो करेंसी डेरिवेटिव्स में, बट सिर्फ स्पेक्यूलेट करने के लिए नहीं ले सकते। आप अगर वाकई में आप करेंसी एक्सचेंजर हो, आप एक्सपोर्टर हो, आप इंपोर्टर हो, आपको एक्चुअल में बिजनेस ट्रेड की नीड है, तभी आप करेंसी डेरिवेटिव ले सकते हो। ये एक्चुअल रियल में हुआ है, अभी 1 महीने पहले की बात है। आप जाके इसकी फर्दर स्टडीज कीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको सीधे जाके सिर्फ ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। अब अगर इतना भी नहीं कर पाओगे आप, तो धिक्कार है। मतलब धिक्कार यानी वैसे धिक्कार नहीं है, आपकी मर्जी, एग्जाम तो पास हो ही जाएगा, बट एक एज नहीं मिलेगा आपको कभी भी लाइफ में। ठीक है, तो ये होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर मतलब वही कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, समझना, मैंने आपको रिलायंस का जब फ्यूचर समझाया, अभी ये जो अपन ने समझा था, आ, 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 ठीक है, ये तो मैंने समझा कि फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मान लो फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, मेरे को लग रहा है रिलायंस का, मैंने चार्ट देखा, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यूएशन स्कूल से टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप लिया था, अगेन ब्रांडिंग कर दी मैंने चुपचाप से। तो मैंने चार्ट देखा, मेरे को समझ में आ रहा है रिलायंस तो भागने वाला है। ठीक है, तो मैंने है ना यहाँ पर रिलायंस की पोजीशन 3225 के अंदर ली, या कैश में 3207 में ली, और मैंने सेल उसको 3250 पे करा। बाय करे 250 शेयर, सेल करे 250 शेयर। ठीक है, यहां पर मैंने पूरा कैश में सेल करा, तो मेरी जेब से 8 लाख रुपए लग गए, प्रॉफिट बना सिर्फ 1.3। ध्यान से समझना, यहां पर मैंने सेल करा 250 शेयर ही, लेकिन यहां प्रॉफिट बना 13.3, क्योंकि कैश रिक्वायरमेंट थी। अब कैश रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, सिर्फ 46,000 47,000 की कैश की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अगर मैं ये काम कर रहा हूं जहां मैंने दोस्त को हटा दिया पिक्चर से, तो अभी मैं स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं। स्पेक्यूलेशन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस बढ़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरे 8 लाख मार्केट में दे दूं, या सिर्फ 47,000 दो और मजे ले लो 250 शेयर के। 47,000 दो, मजे ले लो 250 शेयर के। आप एक बात ध्यान रखना, डेरिवेटिव की ट्रेडिंग इज सुपर रिस्की, बहुत रिस्की है। हर 10 में से 9 लोग पैसा लूज करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ हंकी डोरी साइड दिखाया है, मैं आपको इसका खराब साइड दिखाऊं, आप इसका खराब साइड देखो। मान लो शेयर प्राइस
3200 हो गया, ध्यान से, है ना, आपने 3200 के नुकसान में बेचा है। आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी कैपिटल का सिर्फ 0.2% लगा अगर आप फुल कैश में ले रहे हो तो, और यहां पर आपकी कैपिटल का 13% यू हैव लॉस्ट इन अ सिंगल ट्रेड। दैट इज एग्जैक्टली, अगर मान लो ये 50 रुपए और कम नीचे गया, ठीक है, और ये भी 50 रुपए और कम नीचे गया, तो क्या हो गया देख रहे हो आप अगर पूरा कैश लेके बैठते हो तो पूरे कैश का सिर्फ 1.8% गया, और जो आपने 46,000 में फ्यूचर खरीदा था उसका 40% पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो गया मार्केट से। मैंने समझाया था आपको, बोला था लास्ट सेशन में दैट डेरिवेटिव इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है, इट्स अ वेपन ऑफ मास वेल्थ डिस्ट्रक्शन। मास वेल्थ डिस्ट्रक्शन मतलब, ध्यान से समझना, स्टॉक प्राइस सिर्फ 3% नीचे गिरा है, सिर्फ 3% नीचे गिरा है, और मेरा 60% मार्जिन पूरा का पूरा साफ हो गया है। ये अपन एक्चुअली में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्या मैं मेरे अकाउंट से ट्रेड करके बताऊंगा, देखेंगे अपन, समझेंगे क्या करना है, ठीक है, विल सी टू इट। तो ट्रेडर्स क्या होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स क्या होते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आर्बिट्राजर्स क्या होते हैं वो समझना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप समझ में आएगा आपको। मैं आपको फिर से इसके लिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ बिकॉज वहां पर शायद आपका अटेंशन ज़्यादा मिलता है मुझे, ठीक है। तो आई टेक यू टू द स्क्रीन, इधर ध्यान दीजिए, मैं सारे के सारे हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर कोई छोटा शेयर देखते हैं, जैसे कोई छोटा शेयर यानी अल कार्गो का एक शेयर है, अल कार्गो लॉजिस्टिक। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो शेयर है ना, ये दो अलग अलग एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक एनएससी में लिस्टेड है ऊपर वाला, नीचे वाला बीएससी में लिस्टेड है। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। अरे यार, रॉन्ग एग्जाम्पल, आर्बिट्रेज कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल। रिलायंस एनएससी और रिलायंस बीएससी, ये नो, दैट इज ऑल्सो, आप देख रहे हो कैसे सिमिलर होता जा रहा है। लेट मी जस्ट फाइंड समथिंग एल्स, ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डाबर एनएससी, डाबर बीएससी, हाँ चलो कुछ मिल गया, ठीक है। जब फोकस ऑन डाबर, क्या अगर आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मान लो एनएससी में डाबर का प्राइस 627 चल रहा है और बीएससी में 626 चल रहा है, क्या मैं तुरंत विद इन 5 सेकेंड्स एनएससी से खरीद के तुरंत अगर बीएससी में बेच दूं तो? क्या देखो, आप बार बार प्राइस सिमिलर होने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हो जैसे ही प्राइस हल्का सा दूर जा रहा है एक दूसरे से, वापस वो पास आ रहा है। लेट्स ट्राई इन समथिंग एल्स, अपन और कुछ ट्राई करते हैं। गो कलर्स देखते हैं, एनएससी के अंदर 1037 है और बीएससी के अंदर 1036 है। तो क्या मैं बीएससी से तुरंत खरीद के एनएससी में अगर बेच दूंगा तो मुझे 1 रुपये प्रति शेयर का बैठे बैठे फायदा हो जाएगा क्या? बैठे बैठे फायदा हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसी को आर्बिट्रेशन बोलते हैं, इसी को आर्बिट्राज बोलते हैं, सॉरी आर्बिट्रेशन नहीं, आर्बिट्राज बोलते हैं। आर्बिट्राज में क्या होता है, आप एक मार्केट में क्वांटिटी कम रेट पे खरीदते हो और तुरंत ही बिना रिस्क लिए, बिना उसको होल्ड करे, इमीडिएटली आप दूसरे मार्केट के अंदर वो क्वांटिटी बेच देते हो जहां पर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब गो कलर के केस में मैं क्या करूंगा, मैं बीएससी से खरीदूंगा तुरंत 1036.70 पे और तुरंत में 1037.40 पे बेच दूंगा, तो इससे मुझे 70 पैसा पर शेयर का प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझना, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी देखो वापस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आई रिलायंस में, बीएससी का शेयर 3201 है और एनएससी का शेयर 3202 है, जल्दी देखो, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई थी, इसमें मैं क्या करता, बीएससी में 3201 में खरीदता और एनएससी में तुरंत 3202 में बेच देता, मेरे को 1 रुपए प्रति शेयर मुनाफा हो जाता बिना कोई रिस्क लिए। आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी जो होगी ना, वो बहुत कम समय के लिए मिलती है आपको। कारण क्या होता है, जैसे लोग, अभी देखो 2 रुपए हो गया, एनएससी में 3200 में खरीदा, बीएससी में 32.2 में बेच दिया। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ऐसा कोई गैप मार्केट में, प्राइसिंग का गैप, मिस प्राइसिंग बोलते हैं इसको, दो अलग अलग मार्केट्स में अगर ट्रेड हो रहा है तो, ठीक है, तो ऐसा अगर पता चलता है लोगों को तो वो मिस प्राइसिंग को तुरंत फिल कर देते हैं, बहुत सारे लोग ये ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो देखो अब वापस वो आर्बिट्रेशन फिल हो गया, 3200 आ गया था पूरा, ठीक है।
इसको लाला एग्जाम्पल में समझो। आपका घर है, मान लो आपके घर के 2 एग्जिट हैं। जो पुराने जो छोटे शहरों में रह रहे हैं उनको पता है, जिनके जमीन के मकान है उनसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फ्लैट वालों से, रईसों से बात नहीं कर रहा हूं। आपके घर के आगे वाला जो गेट है वहां पर एक गली है, और आपके घर के पीछे वाला जो गेट है वहां पर एक गली है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो आपने क्या करा, ये सिर्फ आपको पता है कि आपने है ना फ्रूट्स की दुकान लगाई नीचे, और आपने देखा कि आम, आपने लिख दिया मैंगोज 200 रुपीज/kg। कोई भी आपके पास आ रहा है, आप मैंगो 200 रुपए में बेच रहे हो। अब इसमें आपको आर्बिट्राज करना है। आपको पता चला कि घर के पीछे एक छोटा सा मैंगो वाला है जो 150 रुपीज में मैंगो बेच रहा है। तो कोई भी, आपने क्या करा, सिर्फ मैंगो की फोटो फोटो लगा के रखी है। कोई भी मैंगो आपके पास खरीदने आता है, आप क्या करते हो, तुरंत भाग के घर के पीछे वाले दरवाजे पे जाते हो, 150 रुपए में मैंगो लेके आते हो और तुरंत जाके उसको सामने वाले को 200 में बेच देते हो। एग्जैक्टली यही आर्बिट्राज है, एग्जैक्टली यही आर्बिट्राज होता है, ठीक है। बिना रिस्क लिए, बिना कोई कैपिटल लगाए, मैं इसमें कैपिटल का फंडा समझाऊंगा आपको, प्रॉफिट जनरेट करना। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो जादू हो गया। बिना रिस्क लगाए, बिना कैपिटल लगाए प्रॉफिट जनरेट करना, यस। आप मिस प्राइसिंग का एडवांटेज उठा लेते हो, मैथमेटिकल मिस प्राइसिंग का, डिमांड एंड सप्लाई से जो मिस प्राइसिंग होती है उसका एडवांटेज उठा के यू विल जनरेट प्रॉफिट्स। मुझे पता है सेशन थोड़ा लंबा खिंचा गया, बट आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में फीडबैक देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं तो मैं इसको वापस, जैसे मैं NISM 15 मैंने पढ़ा है ऊपर ऊपर से, मैं वैसे ही आपको समझाऊंगा। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट एक्चुअली। बट मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, डेरिवेटिव इज समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड, तो मैंने आपको ऐसे समझाया, ठीक है। अब 2 मिनट ज़रा देना आपके पास। हाँ जी, तो आपके पास इस तरह के कुछ नोट्स होंगे NISM के, ये आपको आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपन एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट विच इज वर्थ, जिसका वर्थ कम्स फ्रॉम अंडरलाइंग, वैल्यू कम्स फ्रॉम अंडरलाइंग। क्या क्या अंडरलाइंग हो सकती है, मेटल, एनर्जी, फार्म प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस, कुछ भी हो सकता है। ये डेरिवेटिव मार्केट में हिस्ट्री है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बस इतना कोई ईयर्स याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इवेंट समझ लो, ठीक है। क्या रीजन है डेरिवेटिव मार्केट के ग्रो होने का, तो वोलेटिलिटी बढ़ी है इसलिए डेरिवेटिव मार्केट ग्रो हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कौन कौन मार्केट पार्टिसिपेंट है, हेजर है, ट्रेडर, स्पेक्यूलेटर है, आर्बिट्राजर है, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट कितने तरह के होते हैं, अपन ने 2 तरीके के समझे, OTC और एक्सचेंज ट्रेडेड। इतना ही मैंने आपको समझाया था, इतना ही आपको ये चैप्टर में समझना है। तो अभी एक काम करो, ये डाउनलोड करो नोट्स, इन नोट्स को वापस अच्छे से पढ़ो, एक बार वर्कबुक को गो थ्रू करो, तुरंत MCQ सॉल्व करो और इस चैप्टर को खत्म कर दो। मैं आपसे मिलता हूं अगले चैप्टर में, मगर मिलूंगा तब जब आप कमेंट में मेरे को बताओगे कि आपको जेन्युइनली कैसा लगा। बोरिंग लगा तो लिख देना बोरिंग लगा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं स्पीड बढ़ा के सेशंस की लेंथ थोड़ी कम कर दूंगा, ठीक है। मुझे यहीं तक बोलना था, एंड दिस इज इट। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर लर्निंग अलॉट। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।